चलिए भाई, मार्केट्स आइएगा स्क्रीन पे। शुरुआत में दिक्कत आ गई थी। हम 125 पॉइंट से ज्यादा के दबाव के साथ एक समय निफ्टी में आज कामकाज करते हुए नजर आए। 24,060 24,070 तक के जोन्स तक गिर गए थे। वो देखिए, कल ऐसे ही हुआ था। कल जहां खुले थे वहीं से प्रेशर माउंट हुआ था, पर उसके बाद दिन भर वही लैकलस्टर उसी सेंटिमेंट के साथ कामकाज हुआ था। आज बस फर्क इतना है कि डिप्स के बाद कुछ बाइंग इमर्ज हुई, कुछ संभलने की कोशिश हुई। वॉलेटाइल है, लेकिन कह लीजिए 125 पॉइंट दिन के लो से रिकवरी के साथ अब इस समय हम फ्लैट कामकाज करते हुए। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। एचडीएफसी बैंक और लार्जली सारी आईटी कंपनीज ये मदद कर रही है। और दिक्कत दो हेवीवेट से खास तौर पे आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ, ये बात सही है, कंचन ने अपनी हेडलाइन में पढ़ा था मेटल्स के बारे में। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर चाइना के पैकेज से उत्साह है तो वो शंघाई और हैंगसेंग के इंडेक्स में नहीं दिख रहा है। आधे आधे परसेंट वो इंडेक्सेस दबाव में है। और मेटल्स में भी जो स्टॉक चल रहे हैं, वो जो जिनको ब्लॉक्स का आवंटन हुआ, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक जैसे। अदरवाइज मेटल्स भी लैकलस्टर है, यानी कि थका हुआ कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि अब तक अवेटेड है चाइना से कोई भी पॉजिटिव फीडबैक या कोई भी अपडेट आना। सेठ साहब संभल तो गए और क्रूशियल जोन से संभले, क्योंकि 24,000 पे एक तो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट भी, और मेरे ख्याल से ओआई बिल्डअप के लिहाज से भी, पुट्स के बिल्डअप के लिहाज से भी बेहद इंपॉर्टेंट जोन था। वहां से संभले, कुछ बहुत रिकवर करके दिखाया, पर स्क्रीन देख के कुछ कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। आप लोग का व्यू क्या है? Good morning, आशीष जी. Good morning, Kanchan ma'am, and good morning to all the viewers. आशीष जी, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है मार्केट में. इंडेक्स इंट्राडे ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे. कल के सत्र में हमने ट्रम्प रैली के बाद फॉल देखा. आज के सत्र में भी हमने देखा कि नीचे काफी एक डाउनफॉल इन द मॉर्निंग हुआ. उसके बाद मार्केट्स में शार्प रिकवरी देखी. लेकिन निफ्टी के लिए हमारा प्रॉब्लम है रिलायंस. रिलायंस 1300 का लेवल तोड़ दिया है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर डालता है. और वैसे भी अगर हम निफ्टी देखें तो ओवरहेड रेजिस्टेंसेस काफी हैं. 10 20 डेमा और 50 डेमा मूविंग एवरेज लगभग 24,400 500 के आसपास आता है. तो दैट विल एक्ट एज अ नियर टर्म रेजिस्टेंस. तो मार्केट एक दायरे में है. नीचे में 24,000, ऊपर 24,400, 24,500. मोमेंटम नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना ज्यादा बेटर रहेगा. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कॉलर्स के साथ. सबसे पहले कॉलर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं राजीव दुबे जी. गुड मॉर्निंग राजीव जी, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम. एक तो टाइटन करंट लेवल पे क्या हम खरीद सकते हैं, और दूसरा आईओसी क्या करंट लेवल पे हम खरीद सकते हैं? करंट लेवल पे खरीदारी की मांगी है सलाह. अमित जी, क्या करना चाहिए? करंट भाव पे यहाँ पे खरीदारी का मूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है. जी, अगर टाइटन का हम पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट 15-20 दिनों से एक फॉल है. स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है. इसका जो नियरेस्ट मूविंग एवरेज है 10 डेमा, स्टॉक उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा. आज सपोर्ट से जरूर एक थोड़ी सी हम रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन प्लेस्ड है, दैट कैन बी कॉल्ड अ डेड कैट बाउंस. तो अभी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है चार्ट में कि हमें यहाँ टाइटन पे अभी लॉन्ग जाना चाहिए. तो इट्स जस्ट अ स्मॉल बाउंस. तो टाइटन को फॉर द टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए. दूसरा स्टॉक जिन्होंने कहा आईओसी. आईओसी में भी प्रॉब्लम ये है कि आईओसी ने अपना 200 डेमा ब्रेक कर दिया है. ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे है. अगर 135-36 का लेवल आईओसी का टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी. आईओसी में अगर इनकी कोई पोजीशन है, कोई बाउंस आए, तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें. ओके, तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन की सलाह नहीं है. आगे बढ़ते हैं और दूसरे कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं क्रिश जी. नमस्कार क्रिश जी, क्या सवाल है आपका? मेरे को दो सवाल है. एक, मेरे पास स्टार हेल्थ पड़ा हुआ है 774 का 52 शेयर. मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको मैं लॉस बुक करूं कि इसके लिए मैं वेट करूं. एक दूसरा, एक और है देवयानी. देवयानी मेरे पास पड़ा हुआ है 210 शेयर. आई थिंक द रेट ऑफ जस्ट अ मिनट. देवयानी पड़ी हुई है 215 के रेट के हिसाब से. दोनों में मुझे क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए कि मुझे लॉस बुक करना चाहिए? ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं स्टार हेल्थ से, जहां पे इनके पास 52 शेयर हैं और 774 के भाव पे खरीदारी की गई है. करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 495. ऑलरेडी करीब करीब आधा ऑलरेडी शेयर आ गया है. क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर ले अमित सर, या थोड़ा सा वेट करें यहाँ पे?
स्ट्रक्चर स्टार हेल्थ का भी नेगेटिव है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स यहाँ पे टूटे हुए हैं, और कोई भी स्टॉक अगर 200 एमए और इमीडिएट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता है तो दैट इज इन अ डाउन ट्रेंड। थोड़ा सा एक दो दिनों पे हम यहाँ पे एक पुल बैक और बाउंस जरूर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बाउंस कहीं ना कहीं स्टॉक को 510 515 के आसपास तक ले जा सकता है। तो कोई भी बाउंस मिले जहां पे इनका लॉस कम हो तो यहाँ से एग्जिट की ही सलाह है। दूसरा स्टॉक जो इन्होंने कहा देवयानी इंटरनेशनल, ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है। इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वीकली चार्ट्स में लगभग 162 के आसपास आता है, और ऑन द अपसाइड तेजी यहाँ पे तब बनेगी जब ये स्टॉक 177 के ऊपर क्रॉस करेगा। तो नेट नेट ये भी एक रेंज बाउंड दायरे में है, यहाँ पे बने रहे। स्टॉप लॉस 162 का रखे। मोमेंटम तभी आएगा जब एक बार स्टॉक 177 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। सेठ साहब, आप पसंद करते हो क्या KFC, पिज्जा हट वगैरह, या फिर ये जंक फूड से दूर ही हो आप? आशीष जी कभी कभी खा लेता हूँ। एक्चुअली माय सन वो काफी ऑर्डर करता है, तो फिर थोड़ा बहुत मेरा भी मन ललचा जाता है। मन हाँ, कर जाता मन चल जाता है। कोशिश करता हूँ अवॉइड करने की, लेकिन जब वो ऑर्डर करता है तो फिर मैं एक आध पीस खा लेता हूँ। हाँ कंचन। ठीक है, तो ये थी राय देवयानी इंटरनेशनल पे। अगला सवाल चंडीगढ़ से राजीव बंसल जी का है। गुड मॉर्निंग राजीव जी, क्या सवाल है आपका? मैम गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है BSE के ऊपर। जो BSE की 20 नवंबर को ये सेटलमेंट का सिस्टम है, ये नहीं हमें समझ में आ रहा है। दूसरा ये है कि हमें इसका शेयर होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। खरीदारी दूसरी का बात- भाव क्या है इसमें आपका? मेरे 11 शेयर हैं 1111 रुपए पर। और दूसरा मेरा 1111 कुछ सोच के लिया था क्या ऐसा? हाँ, कुछ ऐसे ही समझो आप। और आपने मेरा नुकसान भी करा दिया। आशीष जी नमस्ते। मैंने हाँ, आपने ग्लैंड फार्मा में आपने दिया नीचे, जबकि उसके रिजल्ट भी ठीक आए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपैरिजन कौन करें, सा वाला? ग्लैंड फार्मा? ग्लैंड फार्मा, यस। हाँ नहीं तो कवरिंग आ गई। नतीजे तो एक्चुअली कमजोर है ग्लैंड फार्मा के। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो फिर इतने बुरे नहीं है रिजल्ट, और ऑलरेडी वो डिस्काउंट कर चुका था। डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे सर। दिक्कत पर ये स्टॉक बहुत करेक्ट हो गया, इसीलिए वो कवरिंग के मूव्स उस दिन तो आ गए थे। ये वो एकदम से तंग गया था, वो डबल Yes. डिजिट गेन आ गए थे, है ना? यस यस। मेरे पास 100 शेयर 11 थे। पे 11 कैसे ले लिए? कैसे बैठा इत्तेफाक? ये 1100 रुपए के आसपास रेट था उस टाइम, 1120 रुपए के आसपास था। तो मेरे को मन में आया अभी 1111 में मैंने बाय करना है। और सेटलमेंट मेरा क्या मन समझ में है नहीं आ कि रहा मैं 20 इसको, नवंबर से? मेरा मन है इसको मैं 11,000 रुपए में। नहीं, मैं कह रहा हूँ सेटलमेंट वाला आपने सवाल पूछा 20 Yes. नवंबर से। Yes. क्या नहीं समझ में आ रहा उसमें? उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा इस मार्केट के ऊपर? इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी या ये तो घटेगी? मैंने ब्रोकर तक से बात कर रखी है, चैनल पे भी ब्रोकर से बात करी है। अभी कल ही कोई KYC में ब्रोकर आए हुए थे, किसी को आइडिया नहीं है। सबको पता है कि वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। रेगुलेटर का मानना, रेगुलेटर चाहता भी ये है कि वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट पड़े, पर कितना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। और इनफैक्ट ब्रोकर्स तो ये भी कह रहे हैं कि 1 से 3 महीने लगेंगे स्थिति का जायजा या स्थिति समझ में आने में, नॉर्मलाइज होने में। तो ये पता नहीं है सर। वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक ही रह जाएंगे दोनों एक्सचेंज के पास, लॉट साइज बढ़ जाएगा, वो सब होना है। तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये थोड़ा मुश्किल है, पर इम्पैक्ट पड़ना है। BSE लेकिन गजब चमका हुआ है। इस पे सवाल क्या पूछूं? मुनाफा कब बांधना है या और ऐड करना है, ऐसा कुछ पूछना है क्या संजीव जी? यस यस, यही पूछना है मैंने कि इसमें और ऐड कर सकते हैं क्या हम, क्योंकि इसका जो बिजनेस कंसेप्ट है वो तो अनबीटेबल है। भाई जो है वो तो रखे रहूंगा अमित जी। नया पैसा डालने का समय आ गया BSE में। अभी थोड़ा रुकूं, ठंडा वंडा पड़ेगा तो एंट्री करनी चाहिए। आपका क्या मानना है? जी आशीष जी, पहले तो जो इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस, तो वो तो बने रहे। थोड़ा सा अपना प्रॉफिट का जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहे। उसे लगभग 4650 4700 तक अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन का स्टॉप लॉस ले आए। नई ऐड करने इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एक पुल बैक में टू द नियरेस्ट मूविंग एवरेज, कभी 20 डेमा तक पुल बैक आए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता, वहां पे लूंगा। फिलहाल बाय नहीं करूंगा, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है 10 डे मूविंग एवरेज से। कोई बाउंस आएगा तो जरूर लूंगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन में आप बने रहे, स्टॉप लॉस 4700 का लगा के। लेकिन ओके, तो 4700 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह BSE में। आगे बढ़ते हैं और कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र जी। नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास टाटा स्टील है 593 रुपए के आसपास की, उसको 3 साल रखना चाहते हैं, आपके क्या विचार है? ओके, करंट मार्केट प्राइस 150 रुपए यानी कि करीबन 54 रुपीज ऊपर ही है, लेकिन पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो कंसोलिडेट होकर नेगेटिव ही हमें चार्ट देखने को मिला है, करीबन 10% का। अमित सर, क्या करना चाहिए इस वक्त?
बिल्कुल सही कहा आपने। स्टॉक के कंसोलिडेशन मोड में है। थोड़ा सा 200 एमआ पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन 140 145 के आसपास एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमने देखा कि जब भी स्टॉक 142 143 के आसपास आता है तो एक बाइंग इमर्ज हो जाती है। तो ओवरऑल कंसोलिडेशन है, वीकनेस नहीं है। अच्छे खासे प्रॉफिट्स में ये बैठे हुए हैं, तो 140 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। जब तक 140 इंटैक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द अपसाइड अगर जब ये स्टॉक 160 के ऊपर चलेगा तो देन वी विल सी अपसाइड मोमेंटम। तो होल्ड करें, स्टॉप लॉस 140 का लगा के रखें। ओके, 140 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील को करें होल्ड। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दूसरा सवाल अयोध्या से अमित जैन जी। अमित जी, क्या सवाल है आपका? मैम, सीगल इंडिया का आईपीओ मिला था, तब से होल्ड किया हुआ है, अभी काफी नीचे है, तो क्या एवरेज कर लूं? कोई दिक्कत नहीं है कि एक साल होल्ड कर सकता हूँ, 1.5 साल। ओके, तो हुंडई नई लिस्टिंग। अमित सर, नहीं, क्या Hyundai करना नहीं, चाहिए? सीगल इंडिया। सीगल नहीं, इंडिया। नहीं। ओके, हाँ। सीगल इंडिया। लेकिन ये 3 महीने पुरानी अप्रोक्सीमेटली listing है। अपनी अप्रोक्सीमेटली ऑल टाइम हाई के पास ही यहाँ पे खरीदारी की गई है और 337 करंट मार्केट प्राइस ऑलरेडी लॉस में है। क्या करना चाहिए? 3 साढ़े 3? जी, चार्ट देख के ये समझ में आ रहा है अगस्त में इसकी लिस्टिंग हुई थी और तब से ये कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में हुई है। तो डेटा यहाँ पे मैम बहुत कम है कि कुछ तरह का टेक्निकल कमेंट किया जाए, बट जिस हिसाब से लोअर हाइज बन रहे हैं, अगर 330 का लेवल टूटता है तो मेरे ख्याल से स्टॉक और स्लाइड करेगा नीचे की तरफ। हैविंग सेड दैट, कोई भी बाउंस है जहां पे इनका लॉस कम हो तो निकलने की सलाह। निकलने की सलाह है भाई सीगल में। 401 पे आया होगा इशू प्राइस पे और 337 पे। 3 महीने में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। सर, कोई भी बाउंस वाउंस आए, लॉसेस कम हो रहे हो, निकलिए स्टॉक से। इस नोट पर एक काम करा जाए, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहिए और भी कुछ बढ़िया सी क्वेरीज अमित जी एड्रेस करेंगे आप लोगों की। तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल लेते हैं, लेकिन अब सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। सबसे पहला सवाल है रेमंड के ऊपर। 120 शेयर्स हैं और खरीदारी का भाव है 1987। अमित सर, ओवर टू यू। क्या करना चाहिए रेमंड में इस टाइम? जी मैम, रेमंड में रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा पुल बैक देखा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक हाई बनाया था 2300 का और वहां से कंटिन्यूअस पुल बैक देख रहे हैं। कुछ दिनों से हम जरूर देख रहे हैं कि स्टॉक अपने 200 डेमा पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे देना चाहिए क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है। तो जब तक 1540 का लेवल इंटैक्ट है तो इसमें बने रहे। तेजी यहाँ पे तब बनेगी जब ये स्टॉक एक बार 1700 के लेवल के ऊपर चलेगा। ओके, तो ये थी राय रेमंड पे। एक और सवाल सोशल मीडिया से ही, और ये है, ये आशीष सर बहुत ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है। हुडको ऊपरी लेवल पे बाय कर लिया, लेकिन अब आके थोड़ा सा डगमगा रहा है शेयर। लेकिन हालांकि इस टाइम पे तो थोड़ी सी रिकवरी वापस से आती हुई दिखाई दी, लेकिन बीच में तो पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमने थोड़ा देखा था इसके अंदर एक गिरावट आई थी। खरीदारी का भाव है 264 रुपए और अभी चल रहा है 223, यानी कि, और शेयर की क्वांटिटी है 55, करीब करीब 16% के अभी इस टाइम पे लॉस में है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? थोड़ा सा और ऐड करें या वेट करें? जी, ऐड की तो सलाह मैं नहीं दूंगा, बट ये बात जरूर है कि स्टॉक में हमने जो रीसेंट हाईज जो कि इन द मंथ ऑफ जुलाई बना था लगभग 348 का, उसके बाद हमने एक वन साइडेड फॉल देखा। लेकिन अब जाके कई स्टॉक में थोड़ा सा एक बेस फॉर्मेशन के सिंबल साइंस नजर आ रहे हैं। एक हायर लो ऑलरेडी आ चुका है चार्ट पे। स्टॉक अपना 200 डेमा रिकवर कर चुका है। इसका एक रेजिस्टेंस 50 डेमा के आसपास है जो कि लगभग 232 के आसपास है। उसके ऊपर अगर चलेगा तो स्टॉक में एक साइन ऑफ फ्रेश स्टेबिलिटी आएगी। तो ओवरऑल जिस हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, मेरी सलाह ये है कि आप इसको होल्ड करें। एक बार स्टॉप लॉस 210 का लगा के रखें और ये नोट करके रखिएगा कि यहाँ पे मोमेंटम बनेगा 232 के ऊपर। अच्छा, अभिषेक कुमार साहब का सवाल आया है ट्विटर पे, यानी कि एक्स पे, अमित जी आपके लिए। बेंगलुरु से उनका सवाल है, एस्ट्रल है 30 शेयर्स 1886 की खरीद, आज भी थोड़ा दबाव में ही है, 1768 पे खड़ा हुआ और पिछले कई दिनों से ये प्रेशर ही झेल रहा है अमित जी। नेट ये कह रहे हैं रिजल्ट खराब लगे हैं, प्रॉफिट 17% गिर गया है, क्या करना चाहिए? एवरेज करने वाला स्टॉक है? अगर हाँ तो किन लेवल्स पे एवरेज करूं? नहीं आशीष जी, एवरेज की तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस
के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 EMA के नीचे तो काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है, और हमने देखा है कि जब भी कोई एक पुल बैक आता है वो 20 EMA भी नहीं क्रॉस कर सकता। और सेम चीज हमने 2-3 दिन पहले देखी, स्टॉक ने एक पुल बैक दिया 20 EMA तक और वहां से फिर एक फॉल आ रहा है। तो अगर इसका ये जो सपोर्ट लेवल जो बहुत एक कोई खास सपोर्ट नहीं है, छोटा सा सपोर्ट है 1740 के आसपास, वो टूटेगा तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो यहाँ पे ये सलाह है कि कोई भी बाउंस आए जहां इनका लॉस थोड़ा कम हो तो निकलने की सलाह है इस चीज से। अर्पित द्विवेदी साहब पूछ रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अमित जी खोलिएगा। 300 शेयर्स खरीदे हैं अर्पित ने 94 पे। तो अर्पित की खरीद से तो अभी अच्छा खासा ऊपर है, लेकिन ये जरूर है कि अर्पित ने एक समय बहुत अच्छा मुनाफा देखा होगा, अब मुनाफा ठंडा पड़ रहा है। अमित जी, अब इन्होंने इसके आगे तो पूछा नहीं, मैं ही पूछ लेता हूं, मुनाफा बांध लूं या बने रहूं, वापस तेजी कर सकता है? जी, ये स्टॉक में भी जस्ट लाइक हुडको, इसमें जो पुलबैक आया था वो लगता है अब कंप्लीट हो गया। स्टॉक अब फाइनली एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 140-135 के आसपास। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार जो मूव आया है, स्टॉक ने अपना 200 EMA वापस रिकवर कर लिया। एक छोटा सा रेजिस्टेंस 50 EMA का लगभग 152-153 के आसपास है, वो अगर निकलता है तो स्टॉक स्टेबल हो जाएगा। तो इस समय तो अब निकलने की सलाह नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है चार्ट देख के कि जो करेक्शन आना था वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा इनका पोजिशनल नजरिया है, तो स्टॉप लॉस 140 का लगा के रखें। मोमेंटम यहाँ पे 154 के ऊपर बनेगा। ओके, अब अगला सवाल कॉलर से लेते हैं। गोरखपुर से आकाश श्रीवास्तव जी है हमारे साथ लाइन पे। गुड मॉर्निंग आकाश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल बिरला सॉफ्ट पे था। मेरे पास करीब 350 शेयर हैं जी। खरीदारी का भाव क्या है? 600 रुपए से। 600 रुपए जी। ओके, ठीक है। अमित सर थोड़े से लॉस में है इस टाइम पे। अमित हमारे साथ जो हमारे कॉलर हैं आकाश श्रीवास्तव जी, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? घबराने वाली बात तो नहीं है? जी, चार्ट देख के तो फिलहाल नहीं लगता कोई घबराने वाली बात है। यहाँ पे भी एक पुल बैक करेक्शन आया था जो कि लगता है अपने इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया लगभग 550-560 के आसपास है। स्टॉक ने वहीं पे बेस बनाया है। अगर RSI के साथ देखें तो वहां पे भी डाइवर्जेंस है। स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा क्रॉस कर लिया, तो लॉजिकली एक बार लगता है कि ये 595 की तरफ बढ़ रहा है। तो सपोर्ट एरिया पे है, बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश की है, तो बने रहे यहाँ पे। स्टॉप लॉस लगभग 565 का लगा के रखें, और मुझे लगता है 595 निकलेगा तो 200 डेमा जो कि लगभग 625-630 के आसपास है, स्टॉक वहां तक जाएगा, तो होल्ड करने की सलाह। ओके, तो बिरला सॉफ्ट में है होल्ड करने की सलाह। अगले कॉलर बैंगलोर से गौरीश जी है। गुड मॉर्निंग गौरीश जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मेरे पास BEL का 575 शेयर्स हैं 327 रेट के ऊपर। अभी मेरा कहाँ तक होल्ड करना है या फिर स्टॉप लॉस डालना है, थोड़ा सजेशन चाहिए था मुझे। ओके, 327 यानी कि अप्रोक्सीमेटली अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही खरीदारी की गई है। करंट मार्केट प्राइस इज 302, यानी कि थोड़ा सा लॉस यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित सर, कहाँ पे स्टॉप लॉस बांधे, क्या सलाह है इसके अंदर? जी मैम, BEL तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे जो डिफिकल्ट पीरियड था वो मेरे ख्याल से चार्टिकली ओवर हो चुका हुआ है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और स्टॉक ने लगभग 260 से 300 के बीच में एक अच्छा खासा बेस बनाया है, और स्टॉक वर्चुअली एक बेस से बाहर आ रहा है। 2 दिन पहले जो हमने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा था, दैट वाज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। तो जब तक 294 इंटैक्ट है, एक नियर टर्म टारगेट्स इसके 312 और 320 के बनते हैं, तो इसे होल्ड करें। ओवरऑल लगता है कि अब यहाँ से ये चार्ट थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। इनफैक्ट कल सारा दिन हमने सेकंड हाफ में BEL ही रिकमेंड किया था अराउंड 297-298 के लेवल्स, तो BEL मुझे अच्छा लगा। ओके, तो ये थी राय BEL पे। थैंक यू सो मच अमित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितने भी सवाल आपसे पूछे गए बखूबी उनके आंसर देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आशीष सर, आज इस शो में मेरा साथ देने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।